नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और अपने इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। MPPSC यूनिट 1 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास को समझ रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो MPPSC सिविल या फिर सहायक प्राध्यापक परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पर सहायक प्राध्यापक परीक्षा के रिस्पेक्ट में पेपर 1 में यूनिट 1 के तहत दे रखा है और इसे हम कई सीरीज में लेकर आ रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। सो लेक्चर 4 है हमारा इस सीरीज का। इसमें आज हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य युग के बाद जो मौर्योत्तर काल आया था उसका मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्या महत्व था, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। हमने इतिहास के एक काफ़ी बड़े टाइम पीरियड को समझ लिया था। आपको शुरुआत से बताया है कि ऐसा स्रोत जिसका हमको लिखित साक्ष्य मिलता है उसका हम हिस्ट्री कहते हैं। और अगर हमारे भारत के रिस्पेक्ट में हम अगर बहुत पीछे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक काल, यानी कि इसको कुल मिलाकर वैदिक ईरा हम कहते हैं। ये दो होता है, दो इसमें बटा होता है। फिर वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल, जिसके बारे में हमने पढ़ा। महाजनपद के बाद आता है मौर्य काल और मौर्य के बाद आता है मौर्योत्तर काल। तो जो मौर्योत्तर काल है बेसिकली इसमें दो टाइप के शासक भारत पर राज करते हैं। एक होते हैं भारतीय और एक होते हैं विदेशी। तो अगर हम भारतीय शासक की बात करें तो मौर्योत्तर काल में मौर्य काल के बाद आता है शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश। ये मुख्य रूप से भारतीय शासक होते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है हमने देखा है मौर्य काल लगभग 185 BC तक चला था, तो बिल्कुल मौर्योत्तर काल भी 185 के बाद तीसरी सदी तक रहता है। ठीक है, यानी कि लगभग 300-350 साल तक ये रहता है। अब मौर्य विदेशी शासक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विदेशी शासक में रहते हैं एंडो ग्रीक शासक, यानी कि हिंद यूनानी शासक इनको कहा जाता है। शक काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, पल्लव और कुषाण। तो ये विदेशी शासक रहते हैं जो भारत पे अपना राज करते हैं विभिन्न क्षेत्रों पर। हमें पता है हमारा अखंड भारत का जो भी मानचित्र है उसमें छोटे छोटे कोई इस राज्य पर रूल कर रहा है, कोई इस राज्य पर रूल कर रहा है, इस प्रकार से चले थे। लेकिन मुख्य रूप से जो मगध साम्राज्य है काफ़ी विशाल था और मौर्य काल जो था, मौर्य का वंश का जो शासन था मुख्य रूप से मगध का केंद्र था और इसने विभिन्न राज्य जीते थे। और फिर बाद में ये वंश आए तो इन्होंने भी लगभग यहीं पर साम्राज्य किया। सातवाहन वंश ने साउथ में किया और एंडो ग्रीक ने इधर उत्तर पश्चिमी प्रांत में करा। तो ये भारत के रिस्पेक्ट में बात है जो कि हम तमाम वीडियो में करते रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में इसका क्या महत्व है, आइए अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको रफ करते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे, एक चार्ट समझ गए होंगे कि हम अगर मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं आज तो इसमें हम विभिन्न शासकों के नाम आएंगे। एक इंडियन रूलर रहेंगे जिसमें हमारे कौन रहेंगे, शुंग, कण्व और सातवाहन, और एक विदेशी रहेंगे जिसमें एंडो ग्रीक, शक, पल्लव्स और कुषाण रहने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर कुछ नगरों के नाम भी जानते हैं जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे और इनके कुछ और नामों से जाना जाता था। प्राचीन नगरों के नवीन नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे विराटपुरी, तो इसका वर्तमान जो नाम है वो है सोहागपुर। महेशमती, इसका वर्तमान नाम है महेश्वर। यानी कि उस टाइम पीरियड में जब मौर्य काल, मौर्योत्तर काल था, उस टाइम पीरियड में इन जगहों को इस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रपुर या इंद्रप्रस्थ इंदौर, कुंतलपुर किंडिया, उज्जैनी उज्जैन, भोजताल भोपाल, धारा नगरी भोजताल, देखिए उस समय पे इसको भोज ताल कहा जाता था जिसे वर्तमान में भोपाल कहते हैं। धारा नगरी धार, भता यानी कि भरहुत रीवा में, हालांकि अब भता सतना में पड़ता है। अचंबरा सतना, सॉरी, है ना, भता रीवा में ही है। अचनहरा सतना में पड़ता है। इसी प्रकार प्राचीन जनपद उनके नवीन नाम की बात करें तो अवंती, उज्जैन, वत्स, ग्वालियर, चेदी, खजुराहो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अनूप को निमाड़, दशार्ण विदिशा, तुंडीगढ़ दमोह, नलपुर नरवर यानी कि शिवपुरी। तो ये जो थे कुछ प्रसिद्ध नगर रहे हैं। कब
वहाँ यानी कि ये जो हमारे आज मध्य प्रदेश की प्रमुख जगह है, पीछे प्राचीन काल पे जो टाइम पीरियड की आज हम बात करने वाले हैं, उसमें इन नगरों को इन नामों से जाना जाता था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में एरंड, त्रिपुरी, महिष्मती, भागिल, विदिशा, अवंती, पद्मावती, ये ग्वालियर में है, जो है प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। और यहाँ पर हमको आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस टाइम के आहत सिक्के, पंचमार्ग सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसपे ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्णित है। अब आइए हम बात करते हैं शुंग काल की। तो शुंग काल का जो टाइम पीरियड है वो 185 बीसी से लगभग 75 बीसी तक है। और यहाँ पर क्या होता है, शुंग वंश, जो शुंग वंश के लोग हैं वो मुख्यतः कहाँ के निवासी थे, उज्जैन के निवासी थे। और ये क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है प्री की एग्जाम में कि शुंग कहाँ के निवासी थे, तो उज्जैन के निवासी थे और ब्राह्मण जाति के थे। तो मुख्य रूप से हमने देखा है कि किस प्रकार से मौर्य काल में अशोक का संबंध उज्जैनी और विदिशा से रहा है। और निश्चित रूप से ये मौर्यों की सेवा में काम करते थे, लेकिन बाद में पुष्यमित्र सिंह ने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके इस वंश की क्या करी, स्थापना की। ब्राह्मण था लेकिन देखिए हत्या करके अपने वंश की स्थापना करी। और अगर हम पुष्यमित्र सिंह की बात करें तो इसके दरबार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो है पुष्यमित्र सिंह के दरबार में ही रहता था। और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये उज्जैन के रहने वाले थे। यहाँ पर ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ तक कि इसने इंडो ग्रीक शासक को भी पराजित कर दिया था। अभी हमने देखा विदेशी शासक भी अपने भारत में आक्रमण कर रहे हैं उत्तरी पश्चिमी सीमा से और आ रहे हैं, तो इसने इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को पराजित किया था। ठीक है, और अपनी राजधानी, इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी। इसने पाटलिपुत्र और विदिशा को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। और 2 बार इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया है पुष्यमित्र शुंग ने। और बौद्धों को इसने बहुत परेशान किया उस समय पे। अब इसका एक पुत्र है अग्निमित्र, इसको इसने विदिशा का प्रांतपति यानी कि राज्यपाल बनाया था। अब अग्निमित्र के रिस्पेक्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कालिदास है उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी है मालविका अग्निमित्रम, जो कि शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र से मिलती जुलती है। और मालविका के साथ इसके प्रेम प्रसंग को इसमें बताया गया है। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के जो अर्का राजा था उस समय यज्ञसेन को हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी प्रकार इसी कालखंड में भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने विदिशा में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ, जिसको खाम बाबा कहते हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है, का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलियोडोरस कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे कहाँ पर, विदिशा में स्थित है और भागवत धर्म से संबंधित है। अग्निमित्र के समय जो है सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल का भी निर्माण करवाया था। हमने पता है सांची के जो बौद्ध स्तूप है 3 संख्या में है, इनको अशोक ने बनवाया था, लेकिन इसके आसपास जो परिक्रमा स्थल है उसका निर्माण शुंग वंश के टाइम पे अग्निमित्र ने करवाया था। तो ये शुंग वंश इतना ही याद रखना है। भरूत स्तूप की बात करें तो ये सतना में स्थित है और शुंग वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। और इसकी खोज जो है 1875 में कनिंघम ने की थी। खोज का मतलब यही है कि निर्माण तो उस समय पे इन लोगों ने करवा दिया था, लेकिन वक्त के साथ ही इतिहास के पन्नों में दफन हो गए थे, छुप गए थे। तो इसकी खोज करी थी किसने, कनिंघम ने 1875 में। इसी प्रकार कण्व वंश आता है। हमने पढ़ा है कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है, लेकिन कण्व वंश का मध्य प्रदेश में इतना हमको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भारत में कण्वों का राज चल रहा था, क्योंकि जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उस देवभूति की हत्या कर दी थी वासुदेव कण्व ने और कण्व वंश की स्थापना की थी। ये भी ब्राह्मण वंश था। तो ये मगध में इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मगध में इसका रोल था। लेकिन इसी समय इसके पैरेलल उज्जैन में अवंती में गर्द भिल्ल वंश का शासन था और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे राजा विक्रमादित्य। अब उज्जैन के रिस्पेक्ट में हमने सभी ने विक्रमादित्य का नाम सुना है, तो अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है कि उज्जैन में 2 विक्रमादित्य काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। एक विक्रमादित्य के नाम से ही हमको नॉर्मली जानते हैं और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्त वंश के थे। ठीक है, ये पहले आते हैं और ये बाद में आते हैं। ये गुप्त साम्राज्य के लगभग 3री-4थी सदी में आते हैं और ये ईसा पूर्व के रहते हैं। तो ये दोनों ही महान शासक हुए हैं। दोनों ने ही विदेशी जो साम्राज्य है शक शासक को हराया था। इसलिए कुछ लोग इनमें कन्फ्यूजन, इतिहासकार भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, इधर का उधर लिख देते हैं। लेकिन 2 विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य जो है काफ़ी न्यायप्रिय शासक थे और
हमने जो माता जी इनकी कुलदेवी यहीं पे रहती थी, हरसिद्धि माता के इनकी कुलदेवी थी। और इन्होंने 57 ईसा पूर्व में यानी कि BC में शक पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था, जिसे पहले कृत संवत, बाद में मालव संवत और अब विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। हमारा PSC यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है और ये जो डाटा है हिंदी ग्रंथ एकेडमी बुक का है, जो कि सरकारी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन PSC में पूछा गया था कि विक्रम संवत को किस नाम से भी जाना जाता था, तो इसको कृत संवत के नाम से जाना जाता था उस समय। फिर बाद में इसका नाम धीरे धीरे मालव हो गया, क्योंकि मालवा क्षेत्र उज्जैन पड़ता है, और फिर विक्रम संवत इसको कहा जाने लगा। तो आप देखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर से आपको क्या चीज़ें समझनी। तो ये कण्व वंश के पैरेलल चल रहा था, ठीक है। अब कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जो था इसका काफ़ी वर्चस्व था, लेकिन हम मध्य प्रदेश में इसके कुछ राजाओं के प्रमुख सिक्के मिले हैं, तो यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो सांची में उत्कीर्ण लेख के अनुसार राजा जो सातकर्णी था, कई राजा हुए, ठीक है, बहुत सारे राजा होते हैं, हमको सभी राजा नहीं पढ़ना है, हमें जो उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ना जो प्रसिद्ध है। तो राजा सातकर्णी थे, इन्होंने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, एक बार राजस्व यज्ञ करवाया था, और नानाघाट अभिलेख से इनका बारे में जानकारी मिलती है। तो इनकी ने पूर्वी मालवा की विजय का उल्लेख है, अर्थात सांची में एक लेख मिला है जिसमें राजा सातकर्णी के पूर्वी मालवा में विजय का उल्लेख किया गया है, मतलब मध्य प्रदेश में भी इनके कदम पड़े थे। इसी प्रकार आगे भविष्य में आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और ये भी काफ़ी प्रसिद्ध राजा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो सेना है 3 समुद्र तक फैली हुई थी, और इसके कुछ सिक्के जो है मेरे को उज्जैन से प्राप्त हुए हैं। तो अब ये हमें नहीं पता कि इसके सिक्के कोई चुरा के उज्जैन लाया या इसने यहाँ पर राज करा, ये इतिहास के पन्नों में है, लेकिन हमें याद पढ़ना पड़ता है कि उज्जैन में मिले हैं। इसी प्रकार शक राजा नहापनान को हराकर इसने सिक्कों पर अपना नाम पुनर्मुद्रित करवाया था। अभी हमने बताया आपको कि इसी टाइम पे क्या था कि फॉरेनर रूलर भी आ रहे थे भारत में, जो कि शक फॉरेनर रूलर थे, तो उनके का एक फेमस राजा था नहापनान, उसको हराया था। और जो है अपनी किसने हराया था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ये इनका नाम याद रखना है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था। और जो इसके सिक्के थे जिसमें नहापनान लिखा था, उस पर अपना नाम मुद्रित करवा लिया था, ठीक है। इसी प्रकार आगे जाते हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी एक शासक रहता है, इन्हीं के वंशका ने मध्य भारत के बड़े भाग को अपने अधीन रखा, लेकिन उज्जैन के शक राज्य शक्र रुद्रदामन ने इसे हरा दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से शक राज्य में एक काफ़ी प्रसिद्ध राजा है रुद्रदामन, उसने वशिष्ठ पुत्र पुलमामी को हरा दिया था। एक्चुअल में जो इस टाइम पे जो फॉरेनर्स आए थे, इंडो ग्रीक आए थे, शक आए थे, पल्लव कुषाण आए थे, इन्होंने भारतीय धर्म में अपनी काफ़ी जो है रुचि दिखाई थी, और अपने नाम, इनके नाम आपको भारतीय नामों से मिलते जुलते, जैसे रुद्रदामन ये शक था, विदेशी लोग थे, लेकिन इनके नाम बिल्कुल भारतीयों जैसे थे। अभी कुषाण हम पढ़ेंगे तो कुषाण ने भी जो है चीन के थे, लेकिन इन्होंने भी भारतीय नामों को अपनाया था, भारतीय धर्म को अपनाया था, उस समय की बात है ये। तो यहाँ पर चलिए, तो ये वाहन वंश की बात थी। अब अंतिम सातवाहन राजा जो था यज्ञश्री सातकर्णी, इसके सिक्के 2 जगह से मिले हैं, विदिशा और देवास से प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। अब हम कुछ हमने मुख्य रूप से कुछ पढ़ा, एक हमारा वंश बच रहा है वाकाटक वंश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, वाकाटक वंश, ठीक है। अब हम विदेशी साम्राज्य पढ़ते हैं, इसमें हम एंडो ग्रीक की बात करते हैं। तो मौर्यों के बाद पश्चिमी भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित किए, और इसकी कई शाखाएं भारत में रूल कर रही थी, लेकिन इसका सबसे हमें मुख्य रूप से कम ही पढ़ना है। तो जो डिमेट्रियस वंश का राजा मिनांडर है, काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में कुछ उल्लेख मिलता है, और इसको नागसेन ने बौद्ध बना दिया था। एक्चुअल में ये फॉरेनर था, लेकिन नागसेन से इसकी बातचीत हुई, और इसने कुछ इस प्रकार से उनको प्रभावित करा कि उसने फाइनली बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इनकी जो बातचीत के अंश हैं, एक पुस्तक मिलिंद पन्हो जो पाली भाषा में लिखी हुई है, उसमें मिलता है हमको, ठीक है। तो ये थे मिनांडर। आगे इसके सिक्के मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बालाघाट से प्राप्त हुए, ठीक है। इसलिए हमको भी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वैसे जो भारत है, भारत में जो उत्तर पश्चिमी अखंड भारत की बात कर रहे हैं उस समय, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में आ रहे थे, लेकिन इसके सिक्के बालाघाट से मिले हैं। वही बात है कि हो सकता है कुछ राजाओं से लेन देन हुआ हो, कोई चुरा के लाया हो, किसी को गिफ्ट में मिला हो, या फिर यहाँ पर रूल करा हो, लेकिन इनके सिक्के यहाँ से मिले हैं, और रूल करने की और ज़्यादा जानकारी फिलहाल नहीं मिलती है।
अब समकालीन रोमन शासक के सिक्के जो हैं इस समय जो भी रोमन में शासक राज कर रहे थे उनके सिक्के जो है औरा से मिले हैं। औरा कहाँ पर पड़ता है? मंदसौर में पड़ता है। ये इतनी बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शक राज्य की बात करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 50 BC से 300 BC तक रहा है। तो शक राज्य, शक की सबसे बड़ी विशेषता है इसको 2 भारतीय प्रसिद्ध राजाओं ने हराया है जो विक्रमादित्य उज्जैन से जो संबंधित थे, और एक और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी हराया था। चलिए, तो ये वाली 58 BC के लगभग वाले विक्रमादित्य है, और ये लगभग 300 सदी जो तीसरी सदी है उसके विक्रमादित्य है। तो शक राज्य की हम मुख्य रूप से बात करते हैं। तो पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य के स्थान पर शक राज्य स्थापित हुए। पश्चिमी चीन से आए थे, और भारत में नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब में इसने अपने कई राज्य जो है स्थापित किए थे। किसने? शक शासकों ने। शहरात, इनमें भी कई वंश थे, तो इसी प्रकार से इनमें भी एक वंश है शहरात वंश, जिसके जो प्रसिद्ध राजा थे कौन कौन से? भूमक और नहापना। इनके प्रसिद्ध राजा थे। हमने देखा है कि नहापना को किसने हराया था आगे प्रीवियस स्लाइड में। जुगलबंदी से नहापनान के पूर्ण मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं। शिवपुरी से भी ढलवाए हुए सिक्के क्या है? हमको प्राप्त हुए हैं। स्कंदगुप्त द्वारा इंदौर की पहली जो तेली श्रेणी के मंदिर है उसको दान का उल्लेख एक अभिलेख से मिलता है। और इसी वंश में कार्दमक वंश भी था, जिसमें रुद्रदामन यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, संस्कृत का महान पंडित था, और इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य से भी संबंधित है, और इसी झील को पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। इसने सर्वोत्तम तृतीय युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में चलवाए थे, और इसी वंश के अंतिम राजा रुद्रसेन, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, रुद्रसिंह को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था उज्जैन में, और विलय कर लिया था किसमें? गुप्त साम्राज्य में। क्योंकि इसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य अपना वर्चस्व स्थापित करता है, और काफी विशाल साम्राज्य बनाता है। बहुत प्रसिद्ध राजा रहता है गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त, जो युद्ध ही नहीं हारता है, वो जितने युद्ध लड़ता है उतने जीत जाता है। हालांकि इनकी बात हम गुप्त साम्राज्य में करेंगे, लेकिन इसका जो शासक होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चूंकि ये फिर से शकों को हराता है, इसलिए ये अपने सम्मान में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, और इतिहास में इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और ये इतना महान राजा होता है कि इसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। अयोध्या में जो राम मंदिर है जो ध्वस्त किया था बाबर ने, वो राम मंदिर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही बनवाया था। इसके अलावा इसके कई निर्माण हैं, बहुत प्रसिद्ध है। चलिए उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसी प्रकार एक और विक्रमादित्य थे, हमने पढ़ा है 58 BC में, गर्दभिल्ल वंश के शासक, ये भी बहुत महान व्यक्ति थे। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुषाण राज्य की। कुषाण के बारे में जब हम भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना हमको पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे। तो प्रसिद्ध राजा कनिष्क के सिक्के शहडोल से मिले। देखिए, विदेशी थे लेकिन नाम बिल्कुल भारतीय रखा, और इसके दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जैसे अकबर के दरबार में थे, और बहुत फेमस थे। वासुमित्र, अश्वघोष, इस प्रकार नागार्जुन, इतने प्रसिद्ध जो है इसके दरबार में भी नवरत्न थे। तो इसके कुछ सिक्के जो है शहडोल से प्राप्त हुए हैं, और साची लेख के अभिलेख के अनुसार इसी समय दुहिता मधुकरी ने बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था। इसका एक शासक है हुविश के, इसके सिक्के शहडोल और हरदा से प्राप्त हुए हैं, और वासुदेव के तेवर जबलपुर से सिक्के प्राप्त हुए हैं। भेड़ाघाट से कुषाण कालीन 2 मूर्तियां लेकर बौद्ध प्रतिमाएं भी जो है प्राप्त हुई हैं। सिकंदर पर आक्रमण से प्रकाश में आई मालव जाति कालन, एक और साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मालव वंश के बारे में, जिसके बारे में उल्लेख मिलता है। और मालव वंश की जो टाइम पीरियड रहा है 600 BC से लगभग 200 AD तक, 800 सालों तक रहा है। तो सिकंदर पर आक्रमण से प्रकाशमयी मालव जाति कालांतर में मालवा में आकर बस गई, और इसी के नाम पर मालवा नाम पड़ा। और अपने संस्कृत व्याकरण में बौद्धों में के संस्कृत जो है अपने संस्कृत व्याकरण में पाणिनि का था अष्टाध्यायी में मानव जाति का उल्लेख जो है आयुर्जीवी के रूप में किया गया है, और उज्जैन को अच्युतगामी कहा गया है। अब हम एक वंश पढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट वंश है नागवंश, जिसका शासन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ही था। तो मथुरा के नागवंश की एक शाखा ने मध्य प्रदेश में शासन स्थापित किया, और इसका एक संस्थापक था यहाँ पर वृषनाथ। इसका सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? विदिशा से। तो वी से वृषनाथ और वी से विदिशा। वृषनाथ की राजधानी क्या थी? विदिशा थी, जिसे भीमनाग पद्मावती ले गया, और समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का ने अंतिम नाग राजा गणपति नाग को परास्त कर गुप्त साम्राज्य में क्या करा था? इसको मिला लिया था।
और बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के नाग राजकुमारी है कुबेर नागा से जो है विवाह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ने कहीं विवाह किए थे जिसने इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, वहीं पर इसने मथुरा के नागवंश के राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। और दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारशीय नागों का प्रभुत्व जमा है। ठीक है, इधर तो क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य में मिल गया, लेकिन फिर से नागों का एक वंश स्थापित हुआ जो भारशीय कहलाते थे। अपने सिर पर जो है क्या करते थे, पुराणों में इनके बारे में पता चलता है कि ये अपने कंधों पर शिवलिंग वहन करते थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, भारशिव पड़ा। तो इसमें भी इनके कई राजाएं थे, नागवंशी राजाओं ने बाद में क्या है शासन किया। तो इतना ही नागवंश के बारे में हमको पढ़ना है। बौद्धि, फिर इसके बाद आता है बौद्धि वंश। मध्य वंश छोटा वंश था लेकिन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य रूप से बौद्धि वंश का जो शासन था जबलपुर में था। बस क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि बौद्धि वंश किस क्षेत्र में था, तो जबलपुर में था। मुख्य रूप से 4 शासक ही हुए थे, श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। और इसके अलावा हमें इतना विशेष याद नहीं करना है। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वंश है मध्य वंश, और मध्य वंश का शासन मुख्य रूप से बघेलखंड में था, रीवा सितना ये वाले साइड पर। और इसका एक प्रसिद्ध शासक था वशिष्ठ पुत्र भीमसेन। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में हमको याद रखना है। तो यहाँ पर आज का वीडियो हमारा होता है खत्म, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न राजवंशों के बारे में बात करी। अब हम आगे पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद के वीडियो में गुप्त साम्राज्य, स्पेशली मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में वाकाटक वंश और वर्मा वंश और औलिकर वंश। औलिकर वंश भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से तमाम हम जो है स्टेप्स में सीरीज में लेकर आएंगे और मध्य प्रदेश के वंशों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए। सो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।